हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कौन कौन से पुर्तगाली यात्री भारत आए, उसके बाद कौन कौन से गवर्नर भारत आए और उन्होंने यहाँ पर कौन कौन सी जगह फैक्ट्रियाँ स्थापित की। उसी श्रृंखला में हमने एक चीज़ और देखी थी कि पुर्तगाली यहाँ पर इतने लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन यहाँ भारत पर कब्जा नहीं कर पाते, भारत पर शासन नहीं कर पाते, स्थायी नहीं हो पाए थे पुर्तगाली। तो उसके भी हमने कारण देखे थे। तो चलिए आगे देखते हैं कि पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, यहाँ पर शासन बनाए रखने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई। तो उन्हीं में थी एक नीले पानी की नीति या शांत जल की नीति। नीले पानी की नीति क्या थी? हमने पिछली क्लास में देखा था कि पुर्तगालियों ने पूरे पश्चिमी तट पर कब्जा कर रखा था। और भैया कब्जा नहीं था, भयंकर वाला कब्जा था। पुर्तगालियों का एकाधिकार था अरब सागर पर, पूरे समुद्र पर। उनके अनुसार ये जो नीला पानी है ना, जो हमारा साम्राज्य है, नीले पानी की नीति यही थी। इसमें यदि आपको कुछ भी करना है तो हमारी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये खुद को समुद्र का स्वामी मानते थे। आपने यदि एक मूवी देखी हो, वंस अपॉन ए टाइम ऑफ मुंबई, उसमें सभी जैसे गुंडे लोग बैठते हैं और अजय देवगन सभी का बंटवारा करता है मुंबई का, कि ये वाला भाग तेरा, ये वाला भाग तेरा, ये वाला तेरा, ये वाला, और खुद के पास कुछ नहीं रखता है। तो सभी लोग पूछते हैं कि सुल्तान मिर्जा आपके पास क्या है? तो वो कहता है नीला पानी। मतलब नीले पानी में जितनी भी तस्करी होगी वो सारी मैं करूँगा। इनका भी कुछ ऐसा ही था। पूरे अरब सागर पर इनका कब्जा था और ये खुद को समुद्र का स्वामी मानते थे। उनका ये समुद्री साम्राज्य था जो एक था, जो डी इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो क्या थी नीले पानी की नीति? कि नीले पानी या शांत जल की नीति। इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने अरब सागर पर एकाधिकार स्थापित कर रखा था और ये स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते थे। और इनका जो ये समुद्री साम्राज्य था, ये एस्ता दो डी इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है गाइज। कार्य व्यवस्था में क्या था कि यदि आपको समुद्र में कुछ भी चीज़ करनी है, कुछ भी व्यापार करना है, कोई भी गतिविधि हो, छोटी से छोटी गतिविधि हो या बड़ी से बड़ी हो, तो उसके लिए आपको पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि आपको मछली पकड़नी है, छोटा मोटा व्यापार करना है, यहाँ तक कि समुद्र देखना है, तो भी आपको पुर्तगालियों से अनुमति लेनी होती थी। कार्य व्यवस्था यही थी। कार्य का मतलब क्या था? ये लोग अनुमति देने के लिए कर लेते और एक अनुमति पत्र दिया करते थे। उसी अनुमति पत्र को कार्य कहा जाता था। ठीक है गाइज। लेकिन उस अनुमति के तहत आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, लेकिन दो चीज़ों का व्यापार नहीं कर सकते थे, गोला बारूद और काली मिर्च। इन दोनों चीज़ों का व्यापार सिर्फ पुर्तगाली ही किया करते थे और किसी को इन दोनों चीज़ों का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। आपने यदि कभी मध्यकालीन भारत में सुना हो या पढ़ा हो कि अकबर गुजरात पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद जैसे ही अकबर राजधानी लौटता है तो वापस गुजरात में विद्रोह हो जाते हैं। अकबर फटाफट वापस आता, यहाँ तक कि 11वें दिन अकबर गुजरात आ गया था। इतिहासकार स्मिथ इसे दुनिया का तीव्रतम अभियान कहते हैं। जब अकबर आया तो यहाँ पर उसे किसी ने कहा कि मुगल बादशाह, यहाँ पर समुद्र है। इससे पहले अकबर का पहाड़ देखे हुए, नदियाँ देखी हुई, मैदान देखे हुए, मरुस्थल देखे हुए, समुद्र नहीं देखा हुआ। अकबर ने कहा बिल्कुल समुद्र देखेंगे हम। तो अब ये लोग समुद्र देखने के लिए चल पड़े। आए आगे कौन आए? तो आगे पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने कहा, तो इन्होंने कहा मुगल बादशाह हैं समुद्र देखने के लिए। इन्होंने कहा कोई हो मुगल बादशाह? अरे वैसा भारत के बादशाह हैं वो। अरे कोई हो, यहाँ के बादशाह हम हैं, अनुमति लेनी पड़ेगी आपको, समुद्र देखने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। यहाँ तक कि मुगल बादशाह को भी समुद्र देखने के लिए अनुमति लेनी पड़ी थी। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग मुगल बादशाह तक को नहीं छोड़ रहे, तो कोई छोटे मोटे को तो क्या ही बख्शेंगे। वैसा खतरनाक वाला एकाधिकार था पूरे अरब सागर पर इन लोगों का। तो कार्य व्यवस्था क्या थी? समुद्र में किसी भी गतिविधि के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। पुर्तगाली बाकायदा टैक्स लिया करते थे और टैक्स के बदले अनुमति पत्र दिया करते थे, उसे कार्य कहा जाता था। अनुमति दिया करते थे, लेकिन आपको गोला बारूद और काली मिर्च के व्यापार की अनुमति नहीं होती थी। इन दोनों चीज़ों का व्यापार सिर्फ पुर्तगाली ही किया करते थे। और यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर को भी समुद्र देखने के लिए अनुमति लेनी पड़ी थी। तो तीसरी नीति थी आर्मेडा व्यवस्था।
आर्मेडा व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे किसी व्यापारी को व्यापार करने के लिए समुद्र में जाना है तो पहले पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अनुमति लेने के लिए चुंगी लगी होती थी। चुंगी पर जैसे कोई व्यापारी जाता और जाकर बताता कि मुझे ऐसे ऐसे समुद्र में व्यापार करना है, तो ठीक है, वहाँ पर पुर्तगालियों का ऑफिसर होता था, वो कहता है कि इतना टैक्स जमा करा दो आप। वो टैक्स जमा कराता और जैसे बंदरगाह पर जाता तो बंदरगाह पर पुर्तगालियों की नेवी खड़ी होती थी। नेवी उस व्यापारी से पूछती कि तुम्हें कहाँ जाना है। वह व्यापारी बताता कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, ये व्यापार करने के लिए मैं जा रहा हूँ, ये व्यापार करके आऊँगा। तो ठीक है, तो तू अभी मत जा। क्यों? मेरे पास अनुमति पत्र है, मैं क्यों नहीं जा सकता? नहीं, तू अभी मत जा, क्योंकि तू यदि अकेला जाएगा तो तुझे समुद्र में समुद्री लुटेरे लूट लेंगे। और चूंकि हमने तुझसे टैक्स लिया है इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि तुझे सुरक्षा प्रदान करें। जब हमारे जहाज जाए तो तू भी उनके साथ चले जाना। एक काफिला बनाकर भेजेंगे हम, और उस काफिले के साथ हमारी नेवी जाएगी जो तुम सभी को सुरक्षा प्रदान करेगी। तो ठीक है, ये मर्चेंट नेवी वाला कंसेप्ट है जो पुर्तगालियों का लाया हुआ है। अपने तो यहाँ कौटिल्य तक ने लिखा है कि समुद्री रास्ते सुरक्षित नहीं थे। ठीक है, तो पुर्तगालियों द्वारा समुद्र में जहाजों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इस व्यवस्था को ही आर्मेडा व्यवस्था का, आर्मेडा का मतलब काफिला होता है। काफिला बनाकर बहुत सारे जहाज, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, उसे काफिला कहते हैं। तो उस काफिले को सुरक्षा प्रदान की जाती थी, इसलिए इस व्यवस्था को आर्मेडा व्यवस्था कहा जाता है। अब अपन लोग व्यापार करने के लिए जैसे जाते नहीं थे बाहर, इससे पहले जब पुर्तगाली आई तो हमने पुर्तगालियों को देखा कि यार ये व्यापार करते हैं, तो अपने व्यापारियों को लगा कि हमें व्यापार करना चाहिए। अब व्यापार करे कैसे? कलिवज्जय। तो धीरे धीरे धार्मिक नियम टूट जाते हैं, तो ऐसे ही कलिवज्जय भी टूट गए। अब ठीक है, व्यापार कर लेंगे अपन, तो उसके लिए बड़े जहाज चाहिए। अपने यहाँ छोटे मोटे जहाज बनते थे जो भी मछली पकड़ने के काम आते थे। अब बड़े जहाज बनाने नहीं है, क्योंकि जिस मंजिल तक जाना है नहीं तो उसका रास्ता जानकर क्या करेंगे। जब अपने को कहीं जाना ही नहीं है तो अपन बड़े बड़े जहाज बनाकर करेंगे क्या? तो फिर अपने जहाज बने नहीं। तो अपने भारत में बड़े जहाज़ों का निर्माण किसी ने शुरू किया तो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने भारत में बड़े जहाज़ों का निर्माण शुरू किया था। ठीक है गाइज, अब मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई, 3G, गोल्ड, ग्लोरी और गोड। तो गोड, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे कौन? अब क्या व्यापारी करे? नहीं, व्यापारी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करें तो कौन करेगा? अलग से लोग आएंगे जिन्हें पादरी कहते थे। तो पादरी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ऐसे यूरोप में एक संस्था हुआ करती थी जिसका काम ये होता था अच्छे पादरी तैयार करना। अब अच्छे पादरी तैयार करे क्या करेंगे क्या? ऐसे स्थानों पर भेजना इन अच्छे पादरियों को जहाँ पर ईसाई धर्म नहीं है, और वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ये लोग मिशन पर निकलते थे, इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे पादरियों को मिशनरीज कहा जाता। अब पादरी तैयार कैसे करें? तो दो तरह से करते थे। एक तो शिक्षक बनाओ, टीचर बनाओ, दूसरा डॉक्टर बनाओ, चिकित्सक बनाओ। तो ये लोग इतने भले आदमी होते थे, यदि इनको आप थप्पड़ भी मारो तो ये लोग जवाब ही नहीं करते थे। ये लोग जीसस के प्रति पूर्णतः समर्पित होते थे, ईसाई धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित। बाइबल कंठस्थ होती थी, अंगुलियों पर होती थी। ऐसे लोगों को चिकित्सक और शिक्षक बनाया जाए। जैसे कोई शिक्षक है, उसे धर्म प्रसार के लिए भेज दिया भारत के, वो बेसिकली आदिवासी क्षेत्रों को चिन्हित करते थे। जैसे किसी क्योंकि वहाँ पर जागरूकता कम होती थी, किसी आदिवासी क्षेत्र में आकर ये लोग रहने लगे। टीचर आकर शिक्षा देता, फ्री में शिक्षा देता था, जैसे साल 1.5 साल तक शिक्षा देता, लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता, लोगों को प्यार से बोलता, बीच में लोगों के काम भी करता रहता था शिक्षा के साथ साथ। आप शिक्षा तो छोड़ो, किसी को प्यार से बोलो 1.5 साल तक, तो ही आप उसके व्यक्तित्व के दीवाने हो जाओगे। तो अब लोग सोचे यार कितना भला आदमी है, अपने को फ्री में शिक्षा दे रहा है, अपने काम आता है, कहाँ से आया है? तो लोग उसके पास जाए, उससे पूछे कि आप कहाँ से आए हो? तो फिर वो बताता है कि मैं फला फला देश से आया हूँ। आप क्यों आए हो? मुझे जीसस ने। जीसस कौन है? जीसस हमारा भगवान है। जीसस आपको क्यों भेजते हैं? जीसस चाहते हैं कि दुनिया पढ़े और आगे बढ़े। अच्छा, आपके जीसस इतनी अच्छी बातें करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये बातें कहाँ हैं? अच्छी अच्छी बातें कहाँ हैं? तो बाइबल पकड़ाई।
ये बाइबल है, इसमें अच्छी अच्छी बात है। इसी प्रकार कोई डॉक्टर आता, डॉक्टर भारत के किसी गांव में जाता और वह लोगों को फ्री में, मुफ्त में दवाई देता, लोगों का इलाज करता, मरहम पट्टी करता और मरीजों के साथ और लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता। तो लोगों को लगा यार कितना भला आदमी है, कितना अच्छे से व्यवहार करता है, रात बिरात हारी बीमारी में काम आता है अपने। तो कौन है, जाकर पूछा आप कौन हो, तो वो बताता फला देश से आया हूँ मैं। आप क्यों आए हो, मुझे जीसस ने भेजा है। जीसस ने आपको क्यों भेजा है, जीसस चाहते हैं कि दुनिया में दुख दर्द नहीं रहे, जीसस प्यार चाहते हैं दुनिया में। अच्छा, आपकी जीसस इतने अच्छे हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये अच्छी अच्छी बातें कहाँ हैं, बाइबल पकड़ा है। इसी तरह बाइबल पकड़ा के इन लोगों ने धर्म का प्रसार किया था, ईसाई धर्म को भारत में फैलाया था। अब इतनी बाइबल यूरोप से लेकर आए कैसे, तो बाइबल भारत में छापी जाए। तो भारत में छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस होना जरूरी है। तो 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाया इन लोगों ने। 1556 में एक और बड़ी घटना हुई थी, अकबर का राज तिलक हुआ था। तो 1556 की दो घटनाएं याद रखना आप लोग। 1556 में एक तो गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई पुर्तगालियों द्वारा, और दूसरी 1556 में अकबर का राज तिलक हुआ था। ठीक है। अब आते कौन थे धर्म का प्रसार करने के लिए, पादरी। तो भारत आने वाला पहला पादरी कौन था, 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा के साथ प्रथम पादरी सेंट जेवियर भारत आया था। कौन, प्रथम पादरी सेंट जेवियर भारत आया था। ठीक है गाइज। अब इससे पहले अपने यहाँ कुछ खेती नहीं होती थी, कुछ चीजें थी जिनकी खेती नहीं होती थी, जैसे कि तंबाकू की खेती नहीं होती थी, मक्का की खेती नहीं होती थी, आलू की खेती नहीं होती थी, मिर्ची की खेती नहीं होती थी। इससे पहले अपन लोग इन खेतियों के बारे में जानते नहीं थे। पुर्तगाली आए तो उन लोगों ने ये चीज़ें लेकर आई, धीरे धीरे ये बढ़ी और हमने खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब आप सोचो, अब जो लोग तंबाकू खाते हैं वो लोग पुर्तगालियों को धन्यवाद बोलो कि आपके मुंह को रोजगार दिया है पुर्तगालियों ने। तो थैंक्स पुर्तगाली, जिन लोगों को आपने रोजगार दिया। मक्का, जो आप मूवी देखते टाइम पॉपकॉर्न खाते हो वो मक्का का बना होता है, तो मक्का के लिए इनको थैंक यू बोलो। आलू, हर घर की प्रमुख सब्जी आलू, हर पीजी हर हॉस्टल की प्रमुख सब्जी आलू। प्रमुख नहीं, अति प्रमुख सब्जी है ये तो, क्योंकि एक टाइम तो आलू मिलेगा ही, एक टाइम दूसरी सब्जी के साथ भी आलू मिलेगा। तो आप मिर्ची, इससे पहले अपने मिर्ची होती नहीं थी, अपने काली मिर्च होती थी, उसका प्रयोग होता था। पहले बात तो सब्जी बनाता कौन था, वैसा राबड़ी पी के टाइम पास किया है बुजुर्गों ने। तो अब मिर्ची आ गई, तो मिर्ची आई तो हमने मिर्ची की धुआं निकाल दी। विश्व में इंडिया वाले सबसे ज्यादा मिर्ची खाते हैं, और इंडिया वालों में राजस्थान वाले सबसे ज्यादा, और राजस्थान वालों में पश्चिमी राजस्थान वालों ने तो हद पार कर रखी है मिर्ची खाने की। तो मिर्ची भी अपने यहाँ नहीं होती थी। तो तंबाकू, मक्का, आलू, मिर्च, इन सब की खेती पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी अपने यहाँ। अब पुर्तगाली आए तो वहाँ पर कुछ मकान भी बनते होंगे, तो मकान बनाने की कला भी लेके स्थापत्य कला की गोथिक शैली लोकप्रिय हुई इस टाइम। तो गोथिक शैली की कुछ विशेषताएं थी। इससे पहले जैसे कि हमारे यहाँ पुर्तगालियों से पहले हिंदू थे, तो हिंदू कैसे, जैसे गेट होता था, तो गेट कैसे बनता, गेट बनता था सीधी दो दीवारें होती थी, ऊपर सहतीर रखी, बिल्कुल सिंपल गेट, जैसे अपन ने सादा मकान का होता है वैसा गेट। अब आए मुस्लिम, जब मुस्लिम आए तो उन्होंने कहा क्या है यार, सीधा सीधा गेट बना रखा है इन लोगों ने, कुछ अलग होना चाहिए। तो उन लोगों ने मेहराब बनाना शुरू किया, जो आप शादी वाला गेट देखते हो वैसा मेहराब बनाना शुरू किया। अब पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली भी मेहराब बनाते थे, लेकिन इनकी मेहराब कुछ इस तरह नुकीली होती थी। अपने शादी वाले की कुछ लहरदार होती है शादी वाले गेट की, इनकी मेहराब नुकीली होती थी। तो गोथिक शैल, और जो छतें होती थी वो उठी हुई होते थे, दीवारों पर बारीक बारीक अलंकरण होता है, मतलब सजावट। तो गोथिक शैली की विशेषताएं क्या क्या है, नुकीली मेहराब, ऊंची उठी हुई छतें और बारीक अलंकरण, मतलब बारीक सजावट। ठीक है गाइज। अब कुछ एक दो फैक्ट और देख लो। इस समय पुर्तगाली थे जो एशिया के बाकी देशों के साथ भी व्यापार करते थे। तो वो व्यापार किस बंदरगाह से करते थे,
नागपट्टनम बंदरगाह से। पुर्तगालियों द्वारा एशियाई देशों के साथ व्यापार भारत में अवस्थित नागपट्टनम बंदरगाह द्वारा किया जाता था। नागपट्टनम तमिलनाडु में पड़ता है भाई, ठीक है। अब चटगांव बंदरगाह बंगाल में पड़ता है। चटगांव बंदरगाह को पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह की संज्ञा दी है। आप अगली क्लास में देखो कि महान क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार बंगाल से होता था। बंगाल व्यापार का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी जड़ें बंगाल में जमाई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार बंगाल में होता है। सोने की चिड़िया जिस भारत को कहा जाता है वो बंगाल ही है। तो चटगांव बंदरगाह से सबसे ज्यादा व्यापार होता था, इसलिए चटगांव बंदरगाह को पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह की संज्ञा दी है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है गाइज, थैंक यू।